नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य सौंदर्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। बच्चों, जिस तरह से नारी की सुंदरता उसके गहनों से है, मतलब नारी जब गहने पहन लेती है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। वैसे ही अगर शब्दों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाए या फिर उसमें भाव पैदा किए जाएं या उसकी भाषा बहुत ही सौंदर्यपूर्ण हो, तो वो काव्य सौंदर्यपूर्ण कहलाता है। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि काव्य सौंदर्य क्या होता है और उसमें भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य क्या कहलाता है। भाव पक्ष के अंतर्गत क्या आता है और शिल्प पक्ष के अंतर्गत क्या आता है। बच्चों, शिल्प का मतलब होता है निर्माण करना, कोई भी चीज़ की रचना करना। तो अगर हम कोई कविता लिखते हैं तो उसकी रचना हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कि उसकी भाषा शैली कौन सी प्रयोग में लाते हैं, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाता है, कौन से छंद उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो भाषा की जो बनावट होती है वो तो होती है शिल्प कला। और भाव सौंदर्य क्या होता है कि जो भी कविता लिखते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं लिखी जाती। तो उसमें जो उद्देश्य छिपा होता है, उसमें जो प्रतिपाद्य छिपा होता है और उसमें जो कहने का भाव छिपा रहता है वह आता है भाव सौंदर्य। तो जब हम कविता गाते हैं और सुनते हैं तो एक तरह से रस उसका लेते हैं, हम आनंद लेते हैं उसका, और उसमें छिपे भाव को हम ग्रहण करते हैं, तो वह भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है। और उस कविता की जो भाषा शैली है, उसकी जो बनावट है, उसमें जो अलंकार और छंद का प्रयोग हुआ है, चमत्कारी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो आते हैं शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। तो ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें समझा दी कि काव्य सौंदर्य में भाव और शिल्प सौंदर्य क्या है। अब हम एक एक कविता का भाव सौंदर्य भी देखेंगे और शिल्प सौंदर्य भी देखेंगे। ये उदाहरण देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी कविता का अगर काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ देखो निर्देश दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य लिखते समय उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही लिखने होंगे। तो अगर कोई कविता का काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जा सकता है तो उसमें आप उसका भाव सौंदर्य अलग पॉइंट में बताएंगे और शिल्प सौंदर्य अलग पॉइंटों में बताएंगे। कविता का प्रतिपाद्य लिखते समय अंक को ध्यान में रखते हुए भाव सौंदर्य को यथापेक्षित विस्तार दिया जा सकता है। मतलब कितने अंक का आपको पूछा है उस हिसाब से आप उसमें कम या ज़्यादा अंक उसमें बिंदुओं में लिख सकते हैं। भाषा की विशेषता बताने वाले प्रश्न के लिए शिल्प सौंदर्य को यथापेक्षित विस्तार दिया जा सकता है। फिर देखो, जैसे आत्म परिचय है और ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की, तो इसका भाव सौंदर्य कैसे लिखेंगे। हमने पढ़ी थी ना आत्म परिचय, तो उसका भाव सौंदर्य क्या था कि उस कविता के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिली, वो कविता लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, उस कविता में क्या बताया गया, ये सब भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो हम देख लेते हैं। तो इसका भाव सौंदर्य हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जीवन को मधुकलश मानकर मस्ती पीने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता से उद्धृत है। इन काव्य पंक्तियों में कवि अपना परिचय देते हुए दुनिया से अपने दुविधा भरे संबंधों को स्पष्ट कर रहा है। संसार की जिम्मेवारी लेकर चलने वाले कवि को संसार के व्यवहार से शिकायत तो है, पर वह उसका ध्यान नहीं रखता। उसका हृदय प्यार बांटता है, वह सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मग्न रहता है। तो इस कविता का उद्देश्य ये है कि कोई भी परिस्थिति में हमें आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और संसार के व्यवहार से शिकायत तो है लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो हो गया उसका भाव सौंदर्य। अब इसका देखो शिल्प सौंदर्य में क्या आया, तो इसकी भाषा बता दी कि ये खड़ी बोली में लिखी गई है, सरल भाषा में लिखी गई है। शैली कैसी है, मतलब ये गेय रूप में है, गाने योग्य है, और आत्मकथात्मक शैली है कि ये एक तरह से कवि की आत्मकथा है। फिर छंद तुकांत समान मात्राओं का छंद है।
फिर अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें जग जीवन जग इस तरह से शब्द आए हैं जिसमें वर्णों की बार बार आवर्ती हुई है, जो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अलंकार उपमा क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है ना, उत्प्रेषा अलंकार क्या होता है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये तो हमने आत्म परिचय इसका काव्य सौंदर्य देखा। अब दूसरी कविता फिर इसकी और भी विशेषता है। देखो, शिल्प सौंदर्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, विरोधाभास अलंकार भी आया है, रूपक अलंकार भी आया है। इस तरह से आपको उदाहरणों के साथ बताना पड़ेगा कि अलंकार इसमें कौन सा आया है, छंद कौन सा हुआ है, और कौन सी शैली में है, भाषा कौन सी ली गई है। जैसे मीराबाई की ब्रिज भाषा है ना, और तुलसीदास की जैसे अवधी भाषा है। तो हर कवि की अपनी अपनी भाषा भी होती है, तो वो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आती है। फिर देखो, हरिवंश राय बच्चन के दूसरी जो कविता वह एक गीत। तो इसका भाव सौंदर्य क्या है कि जीवन को पूरी ऊर्जा से जीने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रस्तुत गीत में जीवन को एक यात्रा पथ माना है, और इसमें कवि ने रात्रि के आगमन से पूर्व मन में उठने वाली इच्छाओं एवं आशंकाओं को सहज व मार्मिक शैली में व्यक्त किया है। ये तो हो गया भाव पक्ष। और फिर शिल्प पक्ष में क्या दिया है, भाषा कैसी है, खड़ी बोली है। जब भी मतलब हरिवंश राय बच्चन का नाम आएगा, आपको ध्यान रखना है कि इनकी भाषा खड़ी बोली ही होती है। फिर शैली गे है, मतलब गाने योग्य है। छंद 13 पंक्तियों का गीत है। और अलंकार में वही अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्नालंकार। तो इस तरह से देखो, प्रश्नालंकार कैसे हुआ, मुझसे मिलने को कौन विकल। तो यहाँ पर एक तरह से प्रश्न पूछा गया पंक्ति के माध्यम से, तो प्रश्नालंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश मतलब एक ही शब्द 2 बार आता है जल्दी जल्दी, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और अनुप्रास मुझसे मिलने, तो मैं 2 बार आया, वर्ण की आवर्ती हुई है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। इस तरह से दूसरी कविता देख लेते हैं, पतंग। इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है, तो सबसे पहले इसका भाव सौंदर्य बताएंगे, फिर इसका शिल्प सौंदर्य बताएंगे। तो भाव सौंदर्य में क्या बताएंगे, प्रस्तुत पद्यांश नई कविता के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा की पतंग कविता से उद्धृत है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि जो भी कविताएं हम पढ़ रहे हैं, उनके कवि और कवयित्री आपको ध्यान में रखने हैं। क्यों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जा सकता है, और काव्य सौंदर्य बताते समय आपको भाव सौंदर्य के अंतर्गत उस कवि का नाम भी बताना पड़ेगा। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों की इच्छाओं और खुशियों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें पतंग का मानवीकरण करते हुए बाल मन के सपनों को साकार होते हुए बताया गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाव सौंदर्य के अंतर्गत उसका भाव हमें बताना है कि इस कविता के माध्यम से क्या बताया गया है। बस ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब अपने शब्दों में सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को रटना पड़े। अगर आपको कविता अच्छे से समझ में आई है तो उसका आप अच्छे से सब चीज़ें लिख सकते हैं। शिल्प सौंदर्य में इसकी खड़ी बोली है ना, हिंदी के साथ ही देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। फिर शैली बिंब प्रधान वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली क्या होती है बच्चों, कि एक बात के बाद दूसरी बात उससे कनेक्ट होती हुई भाषा लिखी जाए। फिर छंद मुक्त छंद है, लयबद्धता के अभाव के बावजूद प्रवाह बना हुआ है। फिर अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार आपको देखना है कि ज़्यादातर कविताओं में अनुप्रास अलंकार रहता है। फिर अनुप्रास है मानवीकरण भी मैंने आपको बताया था। उपमा अलंकार तो और रूपक। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि जैसे चांद सा चेहरा, तो चेहरे की तुलना चांद से कर दी है ना, और जैसे डाल की तरह लचीले, तो वेग की तुलना डाल से कर दी। तो इस तरह से एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। फिर देखो, एक और कविता का देख लेते हैं, कविता के बहाने। ये जो कविता है कुंवर नारायण की है ना। तो इस कविता में कवि कविता के अस्तित्व के प्रति जहाँ अपना विश्वास प्रकट कर रहा है, वहीं कविता के असीम संभावनाओं के बारे में भी बतला रहा है। तो कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से आरंभ होती है, फूल पर से होते हुए बच्चे पर जाती है। तो इस तरह से यहाँ इसमें कविता का भाव सौंदर्य बताया है कि बच्चों का जो मन होता है, इसमें कविता के बहाने में कि कविता के अस्तित्व के प्रति जहाँ अपना विश्वास प्रकट कर रहा है, वहीं कविता के असीम संभावनाओं के बारे में भी बतला रहा है। तो कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से आरंभ होती है और फूल पर से होते हुए बच्चे तक जाती है। तो कविता के बहाने जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें
कि कविता एक चिड़िया के समान है, फिर कविता एक फूल के समान है, कविता एक बच्चे के समान है। इस तरह से कविता की तुलना हर चीज़ से की गई है। तो ये भाव सौंदर्य है। फिर इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? इसकी भाषा खड़ी बोली है, शैली है वो वर्णनात्मक है, और छंद मुक्त छंद है, और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर बात सीधी थी पर, तो ये कुंवर नारायण की दूसरी कविता है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कुंवर नारायण है, और इस कविता में कवि कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात करता है। वह मानता है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, और इसलिए अच्छी कविता का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि सही बात सही शब्द से जुड़े। तो मतलब सीधी बात को हम अगर उलट पुलट कर कहेंगे तो वह दांव पेच में फंस जाएगी और वह बात का अर्थ ही नहीं रहेगा। ये इस कविता का उद्देश्य यहाँ पर है। तो ये तो हुआ इसका भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत क्या कहेंगे हम कि इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। इसमें हिंदी शब्द के साथ ही उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कौन से शब्द आए? जरा, मुश्किल, बेतरा, साफ, ये सब शब्द उर्दू शब्द हैं, और सामान्य बोलचाल के भी शब्द आए हैं। शैली कैसी है? कवि की ईमानदारी से व्यक्त भावना आत्मकथात्मक शैली है। तो कवि ने यहाँ पर आत्मकथात्मक शैली का रूप दिया है। छंद मुक्त छंद है जिसमें पूर्ण प्रवाह के साथ लयबद्धता की झलक है। अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास है, जैसे साफ, सुनाई, तो सह 2 बार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश में साथ साथ, वाह वाह, तो इस तरह के वर्ण शब्द आते हैं जो 2 होते हैं, वो पुनरुक्ति प्रकाश के अलंकार के अंतर्गत आते हैं। फिर विशेष क्या है? बात का मूर्त रूप वर्णित हुआ है, मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। फिर एक और कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये कविता किसने लिखी है? रघुवीर साय ने। और शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने इस कविता में एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। तो इस तरह से एक मजबूर आदमी को और अधिक मीडिया वालों ने परेशान कर दिया। तो वो मीडिया की इसमें विशेषता बताई गई है कि मीडिया वाले किस तरह से किसी पीड़ित को और अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है। फिर शिल्प सौंदर्य में क्या बताएंगे कि इसकी भाषा वो खड़ी बोली है और सामान्य बोलचाल की भाषा है, शैली वर्णनात्मक है, और फिर छंद है वो मुक्त छंद है। फिर अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो पर्दे पर बहुत बड़ी, तो प और प, फिर ब और ब, 2 शब्दों का यहाँ पर बार बार 2 शब्दों की 2 वर्णों की आवर्ती हुई है। फिर दूसरा सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता का भी हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। तो इसके कवि कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, कवि का नाम सबसे पहले लिखना है। फिर इन काव्य पंक्तियों में कवि ये बताना चाहता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी मिला वह सब उसने खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि उससे संबंध रखने वाली हर चीज़ को उसकी प्रिय प्यार करती है। तो कवि को अपने प्रिय के प्रति कमज़ोर करती है। वह कवि और स्नेह की मधुर चांदनी त्याग कर गहन अंधकार और अमावस्या की कामना कर रहा है तथा स्नेह देने वाली को भूल जाना चाहता है। तो ये है कविता का उद्देश्य। और इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? खड़ी बोली है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। फिर उर्दू और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शैली है वो आत्मकथात्मक है, और छंद है मुक्त छंद है। फिर अलंकार इसमें अनुप्रास है, क्योंकि इसमें सहज स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, इस तरह से देखो 2 बार वर्णों की आवर्ती हुई है। सहर्ष स्वीकारा में सहसा आया, गर्वीली गरीबी में गया आया, और विचार वैभव में वह आया। पुनरुक्ति प्रकाश है, मौलिक है 2 बार शब्द आ गए। पल पल 2 बार पल पल आया, भर भर 2 बार भर भर आया। तो इस तरह से शब्दों का भी आवरण हुआ है। फिर उत्प्रेषा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेषा अलंकार की पहचान है कि उसमें ज्यों मानो त्यों इस तरह के शब्द आते हैं। तो इस पंक्ति में मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, और मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, तो इस तरह के शब्द आए, इसलिए ये उत्प्रेषा अलंकार है। और रूपक अलंकार आया है। तो आपको कविता अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप उसका काव्य सौंदर्य कर पाएंगे, कविता का अर्थ आएगा। तो
तो उसमें आप भाव पक्ष बता पाएंगे, आपको उसकी भाषा शैली पता होगी, उसमें कौन कौन से अलंकार छंद ये सब आए पता होंगे, तो आप उसका शिल्प सौंदर्य बता पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर दिया है उषा, इस कविता का भी आपको करना है, और बादल राग इस कविता का भी आपको करना है। पीडीएफ आपको दी जा रही है, मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो दूसरे पार्ट में इन 3 को और हम कंप्लीट कर लेंगे।